आज के क्लास में हम लोग ईथर के बारे में पढ़ना है। ईथर बनाने की विधि पढ़ेंगे, फिर ईथर का भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर ईथर का रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालना है ईथर। ईथर में हम लोग ईथर बनाने की विधि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ईथर का नामकरण हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ईथर बनाने की विधि पढ़ेंगे। ईथर बनाने की विधि में हम लोग सबसे पहला जो विधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। मतलब प्रयोगशाला में जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे ईथर किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला विधि में हम लोग अल्कोहल से ईथर का निर्माण करते हैं। CH3, CH2 और OH है जो ब्लू कलर ले लेते हैं। इसका अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोलते हैं? H2SO4 को बोलते हैं। जब इसका अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो स्ट्रक्चर पहले ही बता दिए, C डबल बॉन्ड O से 2 ऑक्सीजन जो आता है, इधर OH और इधर OH रहता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ का OH समूह निकलता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। कितना हाइड्रोजन? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये ऑर्डर मान लेते हैं। तो यही एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और H2O बन जाता है। तब क्या देखने को मिलेगा? CH3, CH2, ये जो कार्बन होगा ये कार्बन अब किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, H डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। और जो यहाँ से H निकला और यहाँ से जो OH निकला वो मिलकर H2O का निर्माण कर लेता है, जल का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ईथर का निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा, ये अगर स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे तो इस स्ट्रक्चर का एक नाम होता है, और अगर बात करेंगे तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, नाम लिख देते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं इसको। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। अब इसका अभिक्रिया जब हम लोग अभिक्रिया का बात करते हैं तो ये इसका हो सकता है एक से ज़्यादा अणु रहेगा इस कंटेनर के अंदर, तो ये फिर इस वाले अणु के साथ अभिक्रिया करता है। ये जो बना है, मतलब ये जो बना है यौगिक CH3, CH2, O, H डबल बॉन्ड O, OH, इसके साथ फिर इसका अणु अभिक्रिया करता है। और इसमें क्या होता है उस बात को ध्यान देना है। इसको हम पहले OH को पहले लिख देते हैं, फिर CH2, CH3 लिखते हैं। इसके साथ इसका अभिक्रिया, अच्छा ये भी ध्यान रखना, उत्प्रेरक के रूप में टेम्परेचर दिया जाता है। यहाँ पर 373 केल्विन दिया जाता है और यहाँ पे 413 केल्विन दिया जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ध्यान समझना है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये हाइड्रोजन पूरा इसको लेकर निकल जाता है। जैसे इससे एक हाइड्रोजन निकला था ना, तो फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है और ये जो कार्बन का बॉन्ड फ्री होता है वो किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से इस हाइड्रोजन को ये लेके निकल जाता है। उत्पाद का अगर बात करते हैं, इसका प्रोडक्ट का बात करते हैं, तो क्या बनेगा? CH3, CH2 और ये जो कार्बन है किसके साथ? ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, फिर CH2, CH3। इस तरह से ईथर का निर्माण हो गया और फिर से ये हाइड्रोजन ले लेगा। अभी एक हाइड्रोजन निकला था H2SO4 में से, तो फिर से ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। इस तरह से यहाँ पर फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। और इसका नाम का बात करेंगे तो इसका दो नाम लिख सकते हैं, तो IUPAC नामकरण भी लिख सकते हैं। IUPAC नामकरण में ये इथॉक्सी हो जाएगा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। तो इथॉक्सी एथेन लिख सकते हैं। या यहाँ पर जनरल इसका नाम जो होता है मैं बोल सकते हैं, इसका नाम हम लोग कहते हैं डाई एथिल ईथर, जिसको हम लोग कहते हैं डाई एथिल ईथर कहते हैं। ठीक, तो इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ईथर का निर्माण हुआ
प्रयोगशाला में इसी प्रकार से ईथर का निर्माण किया जाता है। चलिए हम लोग दूसरा विधि पे चर्चा करते हैं। तो दूसरा क्या तरीका है ईथर बनाने का, उसको हम लोग देखते हैं। विलियमसन संश्लेषण द्वारा अल्कोहल का निर्जलीकरण। दूसरा विधि है अल्कोहल के निर्जलीकरण। अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, निर्जलीकरण मतलब होता है जल बाहर निकलना, जल बाहर निकलना, उसी को निर्जलीकरण कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग अल्कोहल ही लेंगे, लेकिन जो अल्कोहल का अणु होगा उसका 2 अणु लेंगे और इसके लिए कुछ उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। निर्जल Al2O3 और टेम्परेचर का बात करेंगे 513 से 533 केल्विन टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया होता है। पहले इसका 2 अणु का अलग अलग हम यहाँ पर दिखाते हैं, CH3CH2OH। और इसका जो दूसरा अणु होगा उसको पलट के यहाँ पे दिखाते हैं। OH को पहले लिखते हैं और फिर CH2CH3 लिखते हैं, इसको पलट के लिख दिए। होता क्या है, एक जगह से OH निकलेगा, एक जगह से H निकलेगा और H2O यहाँ से बन के बाहर निकल जाता है और जो ये कार्बन का बॉन्ड फ्री होता है ये ऑक्सीजन के साथ आके यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इसका उत्पाद अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे है। अब यहाँ से OH निकल चुका है और ये कार्बन जो है इस O के साथ जुड़ने जा रही है, ये वाला O के साथ, यहाँ पे इस O के साथ जुड़ेगा और फिर से यहाँ पर CH2 है CH3। तो इस तरह से ये ईथर का निर्माण हो गया। अभी इसका नाम भी देखे थे, इस ईथर को क्या बोलते हैं, डाई एथिल। 2 बार एथिल जुड़ा हुआ उससे यहाँ पर डाई एथिल ईथर हो गया। अब प्लस में H2O का भी निर्माण होगा, वहाँ से जल बाहर निकल रहा है, ये H2O यहाँ पे बन जाएगा। तो ये एक तरीका है अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा ईथर का निर्माण। अब हम लोग तीसरा विधि पढ़ेंगे कि अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से, तो ईथर का निर्माण किस प्रकार से होता है, विलियमसन संश्लेषण द्वारा। विलियमसन संश्लेषण क्या है उसको समझेंगे। विलियमसन संश्लेषण द्वारा किस प्रकार से बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग विलियमसन देखेंगे इसमें क्या होता है, CH3 CH2 I प्लस NaO CH2 CH3। सिंपल यहाँ पे इसको हम लोग, इसको तो हम लोग पता है इसका नाम क्या है, इसका अगर नाम लिखेंगे तो इसको आइडो एथेन कहेंगे, इसलिए कि आइडो यहाँ पर प्रतिस्थापन की तरह जुड़ा हुआ है, 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो 1 पर हम लोग नंबरिंग देने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आइडो। आइडो एथेन कहेंगे, आइडो एथेन। और इसका अगर नाम पूछा जाए तो इसको सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं। उसका नाम क्या होता है, तो सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड के नाम से जानते हैं। इसका अभिक्रिया सिंपल तरीका से होता है, इधर से Na और इधर से I, इधर से Na आपस में ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और इसका जो बॉन्ड फ्री होता है इस कार्बन का, डायरेक्ट किससे जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये वाला डायरेक्ट जाके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से ईथर का निर्माण हो जाएगा। ऐसे देख भी सकते हैं CH3 CH2 और जो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा
और इस तरह से यहाँ पे ईथर का निर्माण हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, इसको हम लोग कहेंगे डाई एथिल ईथर के नाम से जानेंगे। और प्लस में ये जो सोडियम है और ये आयोडीन है, ये आपस में जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, तो Na का निर्माण कर लेता है, Na का निर्माण कर लेता है। आते हैं 4 नंबर पे, एथिल आयोडाइड एवं शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा अभिक्रिया देखने वाले हैं। एथिल आयोडाइड एवं शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा के साथ अभिक्रिया देखने वाले हैं। एथिल आयोडाइड अभी हम लोग ऊपर में ही देखे थे। एथिल आयोडाइड जो होता है CH3CH2I होता है, और ये कितना अणु, तो इसका 2 अणु यहाँ पे लेना है। और दूसरा सिल्वर ऑक्साइड क्या है, AgO को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं। इसका नाम हम ऊपर में ही लिखे थे, तो इसका सिर्फ नाम लिख देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर, शुष्क मतलब सूखा हुआ होता है, ठीक, सिल्वर ऑक्साइड, इसको हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसका अभिक्रिया होगा तो इसको हम यहाँ पर पहले दिखाने वाले, इसका दोनों अणु, ठीक, इसका 2 अणु है, ये क्या होगा, CH3CH2I रहेगा यहाँ पे, फिर CH3CH2I रहेगा। होता क्या है कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और ये दोनों के बीच में बॉन्ड टूट के कौन आ जाएगा जुड़ने, तो यहाँ पर O जुड़ने आ जाएगा। ये दोनों जो I फ्री होगा तो एक I को Ag ले लेगा, दूसरे Ag दूसरे I को ले लेगा, ये जो O था ये दोनों के बीच में आ जाता है। इस तरह से अगर यौगिक देखा जाए, ये रफ हम वर्क बता रहे हैं, ठीक, CH3 एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, CH3CH2 और इसके बीच में यहाँ पर O आ जाएगा, CH2CH3 बन जाएगा। प्लस में ये Ag के साथ I आ जाएगा, कितना Ag के साथ I आया है, 2 गो, इसका कितना अणु बन जाएगा, 2 अणु का निर्माण हो जाएगा। तो ये था हम लोग का क्या, ये हम लोग का था अभिक्रिया है, जो कि हम लोग बनाने की विधि पढ़ रहे थे। क्या बनाने की विधि, तो ईथर बनाने के विधि को हम लोग पढ़ रहे थे। अब आते हैं आगे, हम लोग जो चर्चा करेंगे भौतिक गुणधर्म का, किसका, तो ईथर का। ईथर का सबसे पहले हेडिंग डालना है, ईथर के भौतिक, ईथर के भौतिक गुण, सबको पहले हेडिंग डालना है, ईथर के भौतिक गुण। अब अगर यहाँ पे हम चर्चा करते हैं ईथर का भौतिक गुण का, तो क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो भौतिक गुण में सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि ईथर जो होता है, डॉट कर करके लिखना है, ईथर जो होता है, ईथर रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब होता है इसका कोई कलर नहीं होता है। ईथर जो होता है रंगहीन होता है, तथा दूसरा इसका क्या होता है, ये वाष्पशील द्रव होता है। ऐसा द्रव होगा जो कि वाष्प में बदल सकता है, ऐसा द्रव है जो वाष्प में बदल सकता है, गैस के रूप में बदल सकता है, बोल सकते हैं। तो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पशील द्रव होता है। अगर हम लोग बात करेंगे दूसरा इसमें इसके क्वथनांक का, तो क्वथनांक बताया जाता है कि क्वथनांक, अगर हम लोग क्वथनांक का बात करेंगे तो क्वथनांक में अगर हम लोग
ईथर का बात करते थे, ईथर और एल्केन अगर अनुभार समान है लगभग, अगर ईथर और एल्केन का अगर अनुभार समान है तो उस केस में बताया जाता है कि दोनों का क्वथनांक लगभग बराबर होता है, दोनों का क्वथनांक लगभग बराबर होता है। जैसे हम लोग कुछ का क्वथनांक यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एन पेंटेन लेते हैं, एन पेंटेन लेते हैं, एन पेंटेन अगर लेते हैं तो एन पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 5 कार्बन, एन लगा है मतलब ये सीधा 5 कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं एन पेंटेन। ये है एन पेंटेन। और इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे या उसी को हम हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होता है 309 होता है, 309.1 केल्विन होता है। अगर हम यहाँ पे डाई एथिल ईथर का बात करेंगे, डाई एथिल ईथर का बात करेंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसमें 4 कार्बन होता है, 2 एथिल समूह के साथ जुड़ा रहता है। ये दोनों का अगर हम लोग अनुभार निकालेंगे तो लगभग समान होता है, इसीलिए इसका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग क्या होता है, समान ही होता है, आसपास ही होता है। लेकिन अगर हम लोग अल्कोहल का बात करें, अगर हम अल्कोहल का बात करें, अल्कोहल में 1-ब्यूटेनॉल, इसका भी अनुभार समान रहेगा, लेकिन ये अल्कोहल होने के कारण ये ब्यूटेनॉल है, ठीक है, ध्यान से लिखना है, ये ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल का बात करते हैं तो ब्यूटेनॉल का जो स्ट्रक्चर होगा कितना, 4 कार्बन रहेगा, ब्यूट है तो CH2 और इससे क्या हो जाएगा, ऑल है मतलब OH समूह जुड़ जाएगा एक पे। और इसका अगर यहाँ पर दोनों का लगभग क्या है, दोनों का यहाँ पर बात करेंगे, इसका और इसका दोनों का अनुभार समान है, लेकिन समान होने के बावजूद भी जो अल्कोहल होता है उसका जो क्वथनांक होता है किससे, ईथर से ज़्यादा होता है। तो इसका होता है 190 केल्विन होता है। देख सकते हैं दोनों का अगर बात करेंगे, दोनों का ये क्या है, दोनों का अनुभार समान है, लेकिन इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं विलयता का। अगर हम लोग विलयता का बात करें तो क्या देखने को मिलता है, सब लिखते चलना है, ठीक। विलयता का बात करते हैं तो विलयता इसमें किसके जैसा दिखने को मिलता है, अगर समान अनुभार है, इसमें लिखना है समान अनुभार वाले ईथर जो होता है, समान अनुभार वाले ईथर एवं अल्कोहल इसके पहले पढ़ चुके हैं लोग, अल्कोहल की जल में विलयता समान होती है, जल में विलयता समान होती है। बस यही चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर समान अनुभार वाले ईथर और अल्कोहल और ईथर का स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, सेम कार्बन रहेगा, कार्बन की संख्या, तो उस केस में दोनों का जो अनुभार होता है समान होता है, तो उसमें जल में जो विलयता होगा वो भी क्या होगा, समान देखने को मिलता है। जो जल में विलयता होता है वो भी समान देखने को मिलता है। अब हम लोग ईथर का रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, ईथर का रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। सबको हेडिंग डालना है, ईथर के रासायनिक अभिक्रिया है। ईथर के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे पहले ए नंबर देख के लिखना है ईथर के रासायनिक अभिक्रिया में। एल्किल जो समूह होता है ना, एल्किल समूह के कारण
एल्किल समूह के कारण प्रतिस्थापन, एल्किल समूह के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एल्किल समूह के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम लोग देखने वाले हैं। ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, इसमें हाइड्रोजनीकरण होता है। क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण होगा। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन समूह का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये अभिक्रिया जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजनीकरण होगा। मतलब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया देखने को मिलेगा और ये ईथर का अभिक्रिया होगा। ईथर से क्या बनेगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। हाइड्रोजनीकरण में सबसे पहले ईथर लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस Cl2। अगर इसका अभिक्रिया इसके साथ कहा जाता है, और ये अंधेरे में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? ये अंधेरे में अभिक्रिया होना चाहिए। ये अभिक्रिया अंधेरे में होना चाहिए। तब इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन होते हैं वहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है या यहाँ से भी निकल सकता है। एक हाइड्रोजन निकल के वहाँ पर Cl समूह जुड़ेगा। चलिए पहला बार हम यहाँ पे जोड़ते हैं। क्या देखने को मिलेगा? CH3 CH2O और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर CH3 हो जाएगा। जो यहाँ का हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर 2 को Cl था, एक Cl यहाँ पे जुड़ गया तो एक हाइड्रोजन उस Cl के साथ जाके HCl का निर्माण कर लेगा। जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो कभी भी हम ये मान के नहीं कराते कि इसका एक ही अणु होगा, इसका जो Cl2 है एक ही अणु होगा, इसका और भी अणु हो सकता है। तो फिर ये इसके साथ अभिक्रिया करता है। जैसे ये उत्पाद बनता है तो कंटेनर के अंदर ही रहता है और उसके साथ फिर अभिक्रिया करेगा, इसके साथ फिर अभिक्रिया करेगा Cl2, इसके साथ फिर अभिक्रिया करेगा Cl2। तो अब यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या करेगा? इस कार्बन पे यहाँ पे अब Cl जुड़ेगा हाइड्रोजन को हटाकर। तो CH3 एक का हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और Cl समूह जुड़ेगा, फिर O है CH Cl CH3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे Cl CH3 CHO CH जुड़ गया, यही अभिक्रिया करके बनाता है। और इसका अगर नाम का बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पर क्लोरो डाईएथिल ईथर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाम इसको देते हैं पर क्लोरो डाईएथिल, पर क्लोरो डाईएथिल ईथर। इसको हम लोग कहते हैं पर क्लोरो डाईएथिल ईथर। चलिए तो इसका अगला हम लोग देखते हैं। तो यह इसको हाइड्रोजनीकरण इसलिए कहा, इसका हाइड्रोजन समूह इसमें जोड़ा जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराकर। अब आगे चलते हैं, बी नंबर दे के लिखना है। बी नंबर में लिखना है ईथर के ऑक्सीजन पर उपस्थित निर्जल युग्म के कारण अभिक्रियाएं अभी ईथर के ऑक्सीजन पर, अब जो ईथर हम लोग लिखते हैं, ईथर में ऑक्सीजन होता है
तो ऑक्सीजन पे जो उपस्थित युग्म में होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उसके कारण अभिक्रिया देखने को मिलता है। जैसे हमको पता है, अभी ईथर ही हम लोग लिख रहे हैं, डाई एथिल ईथर लिख रहे हैं ना, डाई एथिल ईथर मतलब O के साथ ये 2 बार जुड़ रहे थे, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ब्रैकेट लिख O लिख सकते हैं, और इसका अभिक्रिया HCl के साथ हो रहा है। किसके साथ? तो ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, 2-2 होता है, लेकिन एक जो लोन पेयर होगा हाइड्रोजन को ले जाकर इसका हाइड्रोजन के साथ जोड़ लेगा और खुद के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, CH3 CH2, और यहाँ पे ये इसका 2 अणु है तो 2 बार यहाँ पर लिख देना है, और ये O जो है इस हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस पर अब इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ा हो तो O पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और Cl बॉन्ड तोड़ा है, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो यहाँ पर Cl पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस यौगिक का निर्माण होता है। तो इसका नाम का बात करेंगे, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। डाई एथिल ऑक्सोनियम, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अब देखते हैं हम लोग आगे C नंबर। तो C का कुछ हम लोग पार्ट देखने वाले हैं। तो C में किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, सबसे पहले हेडिंग डालना है C नंबर देकर, कार्बन ऑक्सीजन बंधन का विखंडन। कार्बन ऑक्सीजन बंधन का विखंडन कार्बन ऑक्सीजन बंधन का विखंडन का इसमें जो होगा, हमको पता है कि कार्बन के साथ, ईथर में कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है और एक ऑक्सीजन के साथ 2-2 कार्बन समूह जुड़ा रहता है। अब उस केस में यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। इसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे ईथर का। ईथर जो होगा CH3CH2O CH2CH3, इसका अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का स्ट्रक्चर बता चुके हैं, यही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें जो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ का बॉन्ड टूटेगा। तो कहने का मतलब ये जो बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन का, यहाँ पर ध्यान देना है सभी को, ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन का यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन जो होगा हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो समूह बच रहा है, ये कार्बन के साथ यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये इसके साथ जुड़ गया। तो जब H और ये O के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ से एक यौगिक साफ साफ दिख रहा है। पहले इधर से ही लिख लेते हैं CH3, फिर CH2, और फिर यहाँ पर O है, तो O के साथ यहाँ पर H जुड़ जाएगा तो OH समूह हो जाएगा। प्लस अभी यहाँ पे जो बचा CH3 CH2, इसके साथ कौन जुड़ा, यहाँ पे O वाला समूह आकर जुड़ा, और फिर O से क्या जुड़ा हुआ है, H डबल बॉन्ड O OH समूह जुड़ा हुआ है। इस तरह से 2 पदार्थ का निर्माण हुआ है। मुख्य उत्पाद के रूप में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ बना, ये अल्कोहल का निर्माण हुआ। अगर नाम का बात करते हैं तो ये तो पता ही है कि डाई एथिल ईथर बन रहा है। ये डाई एथिल ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ये अल्कोहल का निर्माण हुआ। अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो ये क्या लिखाएगा, एथिल अल्कोहल भी लिख सकते हैं, या दूसरा हम लोग क्या करें, इथेनॉल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इथेनॉल लिख सकते हैं। एथिल अल्कोहल भी इसको हम लोग कहेंगे, एथिल अल्कोहल भी इसको बोल सकते हैं। इसका अगर नाम का बात करते हैं, इस प्रकार के यौगिक का नाम याद ही रखना पड़ता है। ये है एथिल
एथिल, इसका पहले भी इसका नाम लिखा हुआ है कहीं पे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोला जाता है। चलिए तो इसका हम लोग 2 नंबर अभिक्रिया देखते हैं। दो नंबर दे के लिखना है हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया। हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया। हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया, तो ये किसके साथ ऑब्वियस है कि एथिल के साथ, ईथर के साथ ही होगा। ईथर में हमेशा डाई एथिल ईथर ही लिया जा रहा है। OCH2CH3। हाइड्रोजन अम्ल किसको बोला जाता है? HI को हाइड्रोजन अम्ल बोला जाता है। इसका कितना अणु लिया जा रहा है? 2 अणु के साथ इसको हीट कर दिया जाएगा। जैसे ही हीट करेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि इसके बीच का, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। जो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा वो किसके साथ चला जाएगा? ये H के साथ चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। और जो ये I वाला होगा इस वाले कार्बन के साथ चला जाएगा। इस तरह से जो बनेगा 2 यौगिक का यहाँ पर भी निर्माण होगा। और जो यौगिक देखने को मिलेगा, पहले इसी को लिख लेते हैं CH3 CH2, और इसके साथ कौन जुड़ गया? I जुड़ गया। प्लस में यहाँ पर ये H जो है इस O के साथ चला जाएगा। तो इधर से लिखना इसको शुरू करते हैं CH3 CH2 और इस O के साथ H आ गया तो ये अल्कोहल बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे 2 यौगिक का निर्माण हुआ। इसको हम लोग एथिल आयोडाइड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग एथिल अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक, इस तरह से यहाँ पे 2 अणु का निर्माण हो गया। तो 3 नंबर जो है एसिटिलीन क्लोराइड की अभिक्रिया। 3 नंबर लिखना है एसिटिल है, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग ईथर लेते हैं तो CH3 CH2O CH2CH3। ये एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? सिंपल हम लोग जानते हैं, जब H के जगह ये Cl जुड़ता है तो इसी को हम लोग, इसका स्ट्रक्चर पहले भी हम लोग देखे थे, इसी को एसिटिल क्लोराइड बोला जा रहा है। इसका नाम भी यहाँ पर लिख देते हैं। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एसिटिल क्लोराइड। यहाँ से फिर वही काम होगा कि यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब जब यहाँ का बॉन्ड टूटेगा किसके साथ Cl जाएगा? इस वाले कार्बन के साथ Cl जाएगा, ठीक। और यहाँ का ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से भी इंडिकेट कर देते हैं, जो ये कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा ये किसके साथ चला जाएगा? ये ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे हम लोग 2 यौगिक का यहाँ पर भी निर्माण होगा। तो पहले हम इसे Cl वाला को ही लिख देते हैं। Cl वाला को लिखते हैं CH3 CH2, और यहाँ से बॉन्ड टूट के इस कार्बन कौन किसके साथ जुड़ गया? Cl के साथ जुड़ गया। प्लस में अब दूसरे को लिखते हैं, दूसरा का पहले CH3 लिखते हैं। यहाँ पे CH3 फिर डबल बॉन्ड O है, और ये जो कार्बन है अब किसके साथ जुड़ा है? इस O के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो O है ये CH2 और फिर ये CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे 2 यौगिक का निर्माण होगा। नाम का बात करते हैं तो नाम लिखना चाहते हैं तो इसको तो हम लोग बोल सकते हैं एथिल एसीटेट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे?
एथिल एसीटेट कहेंगे, एसीटेट कहेंगे। और इसका अगर नाम का बात करते हैं तो इसको एथिल क्लोराइड कर सकते हैं, तो हमको पता ही है। तो एथिल क्लोराइड या यूपीएससी नामकरण भी लिख सकते हैं, एथिल क्लोराइड। चलिए अगला अभिक्रिया पर चलते हैं। बस ध्यान रखना है किसके बीच का जो बॉन्ड टूट रहा है वो किसके साथ, यहाँ पे जो टूट रहा है वो किसके साथ जाएगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और 4 नंबर है एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया। सबसे पहले हम यहाँ पे ईथर लिख लेते हैं, CH3 CH2 और CH2 CH3। इसका अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले उसको समझना होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। कुछ छोड़ दिए, एक सेकंड आप कुछ छोड़ दिए, यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे O होता है, ठीक। तो O C डबल बॉन्ड O CH3 इसी को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। अब देखो यहाँ पर भी सिंपल वही होगा कि एक यहाँ पे ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ लेते हैं यहाँ का बॉन्ड टूटा है, और इसमें भी एक जगह का बॉन्ड टूटेगा। चलिए मान लेते हैं कि यही वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटा। अब बात रह गई कि ये कार्बन किसके साथ, इस वाला के साथ जाएगा कि इसके साथ जाएगा, यही तय करना है हम लोग को। तो इसमें ध्यान देना ही है, जो ये बॉन्ड टूटा वो जो होगा यहाँ पर ध्यान देना है, ये वाला जो O है इस वाले कार्बन के साथ जाएगा, ये वाला जो O है इस वाले कार्बन के साथ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री हुआ वो जो है इस वाले कार्बन के साथ चला जाएगा। एरो मार्क दिखा रहे समझने के लिए, इस बात को समझना है। तो ये जो यौगिक बनेगा, तो पहला लिखते चलिए, इसको लिखते हैं, ये CH3 है, फिर CH2 है, और ये जो कार्बन है किसके साथ आ रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ आ रहा है। इधर से तो बॉन्ड टूट चुका है, उधर वाला बाकी है, तो C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा। प्लस में ये वाला यौगिक बनेगा, तो पहले इसको लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये वाला जो कार्बन है ये किसके साथ, इस O के साथ जा रहे थे, यहाँ पर O, और इस O के साथ CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। इस तरह से दो यौगिक का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो दोनों यौगिक क्या है, सेम ही बना है ना, दोनों यौगिक क्या है, सेम बना हुआ है। तो ये दोनों यौगिक सेम ही है, तो इसको प्लस में नहीं दिखा के इसका हम लोग क्या दिखाएंगे, इक्विवेलेंट साइन दे देते हैं। इसको दो अणु दिखा सकते हैं ना, सिंपल इसका क्या दिखा सकते हैं कि ये दो अणु का निर्माण किया, इसलिए दोनों का दोनों सेम ही बना हुआ है। और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट कहते हैं। इसको हम लोग कुछ गलत लिख रहे हैं क्या, हाँ ठीक है, एथिल एसीटेट कहते हैं, एसीटेट कहते हैं। इसको हम लोग एथिल एसीटेट के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर।
बस इस हम लोग को एक ही अभिक्रिया और बच गया है जो अन्य अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानेंगे। तो अभी तक हम लोग ये C तक देखे थे और C के बाद ये हम D कर देते हैं। तो D में हम लोग कुछ अन्य अभिक्रिया जो कि एक ही है, इसको D करके डायरेक्ट ही लिख देते हैं, स्वतः ऑक्सीकरण। कौन सा अभिक्रिया? स्वतः ऑक्सीकरण। इसको D नंबर करके लिख लेना है, स्वतः ऑक्सीकरण, अपने आप ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस पहले तो एथिल लेते हैं, ईथर लेते हैं, CH3CH2O CH2CH3 प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो ये स्वतः ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ये स्वतः ऑक्सीकरण होता है। और ये किस प्रकार के यौगिक बनेगा, बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के बगल वाला जो कार्बन होगा या तो इस पर या तो इस पर, दोनों से सेम ही बनेगा। ठीक, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के ये दो जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये दो ऑक्सीजन इसके बीच में जुड़ जाएगा, फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ध्यान ये देना, ये दो ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है वो टूट जाएगा पहले, ये दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, उसके बाद ये हाइड्रोजन फिर से जुड़ जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं डाई एथिल। नहीं पता चला हो तब बोल दिए ना। तो ये क्या है? डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपरऑक्साइड कहते हैं, परऑक्साइड। इसको हम लोग डाई एथिल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड कहते हैं। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो बात है इसमें का कि इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो हम लोग का फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का 1-2 चैप्टर फिर देखेंगे, तब जाकर केमिस्ट्री और फिर हम लोग मूव करेंगे। तो इसके बाद का जो क्लास है वो हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब आज के लिए क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिजिक्स का शुरू करेंगे।